नमस्कार साथियों, विंग्स एकेडमी के ई प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, आदाब। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, न थक हार कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मेरे प्यारे साथियों, करंट अफेयर्स की क्लास जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, आज के ब्रह्मास्त्र के अंदर हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में। दोनों को कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे। ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर्स के साथ-साथ में जीके के ऊपर हमारी जो पकड़ है, करंट अफेयर्स के साथ-साथ में जीके के ऊपर हमारी जो पकड़ है और ज़्यादा बेहतर मजबूत करने के लिए हम लोग लेके आ रहे हैं ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र बनाने में भी काफ़ी मेहनत लगती है। जब हम लोग ब्रह्मास्त्र पढ़ा लेते हैं, उसके बाद में आप एक पेज के अंदर उसको लिखने की कोशिश करें। हमारी तरफ से भी इस ब्रह्मास्त्र को बहुत छोटे से छोटे तरीके से और बहुत सारी चीज़ें एक साथ में बताई जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की बहुत जानदार और शानदार तरीके से। मेरे प्यारे साथियों, भारत के राष्ट्रपति जानिए सब कुछ फास्ट सुपर फास्ट रिवीजन के तरीके से। चलिए, जल्दी से इस सेशन को अपने साथियों के साथ में शेयर भी कर दे। चलिए, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 52 के अंदर क्या बात की? आर्टिकल 52 के अंदर बात की है राष्ट्रपति के पद के बारे में, यानी कि राष्ट्रपति का पद, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। भारत का राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति का पद आर्टिकल नंबर 52 के अंदर कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मेरे प्यारे साथियों, पॉइंट क्लियर हुआ? अनुच्छेद 53 के अंदर क्या कहा गया? राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है। आर्टिकल नंबर 53 के बाद बात की गई है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, यानी कि इसका प्रयोग किस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने कार्य अधीनस्थ कार्य अधिकारियों के द्वारा इसके द्वारा किया जा सकता है। मेरे प्यारे साथियों, आर्टिकल नंबर 53 के अंदर गई राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। पॉइंट क्लियर? 53 के अंदर, 52 के अंदर हम आर्टिकल नंबर 52 के अंदर हम लोगों ने क्या समझा? राष्ट्रपति का पद के बारे में। 53 के अंदर कार्यपालिका समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है, यानी कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के निहित होती है। 52 के अंदर ये भी पढ़ा कि राष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 53 के अंदर एक और बात की कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। पॉइंट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 54 यहाँ पर बताए गए राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बात की। किसके बारे में? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंदर कौन-कौन भाग लेगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंदर मेरे प्यारे साथियों कौन-कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंदर लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और 3 केंद्र शासित प्रदेश इसके अंदर भाग लेते हैं। एक तो आपका दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी। ये 3 राज्य इसके अंदर भाग लेते हैं, 3 यूटी। तो इसके अंदर कौन भाग नहीं लेगा? राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंदर कौन भाग नहीं लेता? मेरे प्यारे साथियों, भाग इसके अंदर नहीं लेता है मनोनीत अधिकारी, मनोनीत सदस्य और लोकसभा, राज्यसभा के अंदर मनोनीत और विधान परिषद इसके अंदर भाग नहीं लेते। ये भी पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा प्लस राज्यसभा 543 जो निर्वाचित होते हैं, 233 इसके अंदर राज्यसभा के अंदर, टोटल 776 तो लोकसभा राज्यसभा के हो गए। आर्टिकल नंबर 55 के अंदर क्या बात कही गई है? निर्वाचन विधि के बारे में बात की। किसके बारे में? निर्वाचन की विधि, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा एकल संक्रमणीय प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा, गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा होगा राष्ट्रपति का निर्वाचन। मेरे प्यारे साथियों, एकल हस्तांतरणीय संक्रमणीय या अनुपातिक प्रतिनिधित्व की गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा यह विधि आयरलैंड के संविधान से लेगी। मेरे प्यारे साथियों, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है कि राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की जो विधि है कहां से ली गई? आयरलैंड के संविधान से। पद कहां से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से। पद के बारे में नंबर 52 के बारे में, ठीक है। आप निर्वाचन विधि आर्टिकल नंबर 55 के अंदर निर्वाचन की पद्धति की प्रमुख विशेषता क्या है? निर्वाचन कब वो लड़ सकता है? जो मेरे प्यारे साथियों, उसके पास में जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपए होने चाहिए। परमा जमानत राशि के रूप में आरबीआई के पास में वो क्या करेगा? 15,000 रुपए जमा करवाएगा। अगर उसको 1/6 मतदान उसको नहीं मिलता है या इससे कम मिलता है तो उसकी जो जमानत राशि क्या है ये जब्त कर ली जाती है आरबीआई के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए निर्वाचन विधि के अंदर 50 ही प्रस्तावक चाहिए, 50 ही अनुमोदक चाहिए। कितने? 50 प्रस्तावक होने चाहिए राष्ट्रपति के पास, 50 ही अनुमोदक होने चाहिए। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए 20 प्रस्तावक और 20 ही अनुमोदक होने चाहिए। ये भी पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना। आर्टिकल नंबर 57
कोई भी राष्ट्रपति कितनी भी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार राष्ट्रपति बने थे, आप लोगों को ध्यान रखना है सर्वाधिक बार। यानी कि आर्टिकल 57 के अंदर भारत में राष्ट्रपति पूर्व निर्वाचन की कोई पाबंदी नहीं है, यानी कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकता है। 58 के बारे में बात करें, 56 के बारे में बात नहीं की, 56 और 61 दोनों साथ में पढ़ेंगे। देखिए 58 के बारे में बात करते हैं, 58 के अंदर राष्ट्रपति की योग्यता है, वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, भारत का नागरिक 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये सारी बातें इसके अंदर योग्यता के अंदर है 58 के बारे में। आर्टिकल नंबर 59 के बारे में बात करते हैं, पद की शर्तें। राष्ट्रपति पद की शर्तें क्या है मेरे प्यारे साथियों? राष्ट्रपति पद की शर्तें वो किसी लाभ के पद पर ना होना चाहिए। भारतीय संविधान में किसी भी अनुच्छेद में लाभ का पद परिभाषित नहीं है। दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए, ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखें शर्तों के अंदर। आर्टिकल नंबर 60 क्या है? राष्ट्रपति को शपथ। राष्ट्रपति को शपथ दिलाता कौन है मेरे प्यारे साथियों? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर वो नहीं हो तो वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य करता है। आर्टिकल नंबर 60 किसके बारे में? राष्ट्रपति के शपथ के बारे में। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। या फिर वो नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। नंबर 2, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति उसकी तुरंत सूचना किसको देगा? तो वो देगा किसको? लोकसभा अध्यक्ष को। ये भी पॉइंट ध्यान रखना। 3 पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना। राष्ट्रपति को शपथ आर्टिकल नंबर 60 किसको देगा? शपथ कौन दिलवाएगा इसको? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलवाएगा। ठीक है। नंबर 3, इसके अंदर अपना त्याग पत्र किसको देगा? त्याग पत्र देगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति इसकी तुरंत सूचना किसे देगा? लोकसभा अध्यक्ष को। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को इसके बारे में ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 9 नंबर कि महाभियोग की प्रक्रिया न्यायिक समीक्षा के क्षेत्राधिकार में नहीं है। महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? आर्टिकल नंबर 56 और 61 के बारे में पहले बात करते हैं। 56 के अंदर कार्यकाल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? 56 के बारे में कार्यकाल, यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा 5 वर्ष का। कितना होगा? 5 वर्ष का होगा। 61 के अंदर बात की गई किसके बारे में? महाभियोग प्रक्रिया के बारे में। किसके बारे में? महाभियोग प्रक्रिया के बारे में, यानी कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया में। अगर राष्ट्रपति पद और कदाचार पर अपना पालन नहीं करता, संविधान के अनुसार वो नहीं चलता है, तो उसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चली जाती है। महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में लाई जा सकती है। लोकसभा में लाई सकती है, राज्यसभा के अंदर ला सकते हैं। लोकसभा या फिर किसी भी सदन के अंदर अगर महाभियोग की प्रक्रिया लाने के लिए 1/4 सदस्यों का मतदान होना जरूरी है। 1/4 सदस्यों का मतदान होना जरूरी है। नंबर 2, लाने के लिए इससे पूर्व 14 दिन पूर्व, 14 डेज पूर्व क्या है? राष्ट्रपति को अवगत कराना पड़ेगा। अगर किसी भी सदन के अंदर 2/3 मत से ये पास हो जाता है और दूसरे वाले सदन इसकी उस समय जांच करेगा। अगर दूसरे वाले सदन के अंदर भी 2/3 मत से अगर ये पास हो जाता है तो महाभियोग की प्रक्रिया क्या है साथियों? लागू हो जाती है और राष्ट्रपति का पद रिक्त समझा जाएगा। और ये महाभियोग की ये प्रक्रिया है, लेकिन लगता कहां पर है? 56 के तहत लगता है। ये भी पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना। अगला पॉइंट देखते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया न्यायिक समीक्षा के क्षेत्राधिकार में नहीं है, यानी कि न्यायिक क्षेत्राधिकार के अंदर नहीं है। महाभियोग का प्रस्ताव संयुक्त अधिवेशन के अनुच्छेद नंबर 108 के तहत प्रावधान नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, लोकसभा के अंदर 2/3 मत से पास होता है, फिर जाता है राज्यसभा के पास में। मेरे प्यारे साथियों, आपको ध्यान रखना है, संयुक्त अधिवेशन बुला करके लोकसभा को भी बुलाते थे, इधर से राज्यसभा को भी बुलाते हैं। संयुक्त अधिवेशन करके हम लोग करते हैं महाभियोग की प्रक्रिया लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते, ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। ठीक है। महाभियोग में संसद के सभी सदस्य, महाभियोग की प्रक्रिया के अंदर भाग कौन कौन लेता है? लोकसभा के सदस्य है, राज्यसभा के सदस्य है, और साथ में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मनोनीत सदस्य और निर्वाचित सदस्य लेते हैं संसद के, लेकिन इसके अंदर विधानसभा भाग नहीं लेती है। निर्वाचन के अंदर कौन कौन भाग लेती है? लोकसभा, राज्यसभा और 3 यूटी भाग लेती है। मनोनीत सदस्य इसके अंदर भाग नहीं लेते और विधान परिषद भी भाग नहीं लेती। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना एक बार से। लोकसभा, राज्यसभा भाग लेगी और मनोनीत सदस्य भी महाभियोग की प्रक्रिया के अंदर भाग ले सकते हैं। ये भी पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां कौन कौन सी है? मेरे प्यारे साथियों, उनकी कार्यपालिका जो शक्तियां हैं वो कौन कौन सी है? संवैधानिक पदाधिकारी के समूह को कार्यपालिका कहा जाता है। ठीक है। आर्टिकल नंबर 53, राष्ट्रपति कार्यपालिका का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है कि मुखिया होता है। आर्टिकल नंबर 75, राष्ट्रपति लोकसभा बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री चुनता है और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। ये भी पॉइंट ध्यान रखना। आर्टिकल नंबर 75 के अंदर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को चुनने का काम करता है, ये भी पॉइंट ध्यान रखना। आर्टिकल नंबर 74 महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये गलत है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना। इधर आर्टिकल नंबर 76 है, कौन सा? आर्टिकल नंबर 76 के अंदर महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे
राष्ट्रपति करता है, ये भी पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना। आर्टिकल नंबर 148, आर्टिकल नंबर 148 यानी कि कैग के अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उसके पास में एक प्रशासनिक सेवा अधिकारी बनने की योग्यता होनी चाहिए। 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष उसमें से उसका कार्यकाल होगा कैग के अधिकारी का। ये भी पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए, आर्टिकल नंबर 155 यानी कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, लेकिन राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य का हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन दिलाता है? उस राज्य का हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, नहीं राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की। ठीक है, आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 239 यानी कि 239, राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि उपराज्यपाल यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर प्रशासक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये बात है 129 के अंदर बात करिए। आर्टिकल नंबर 76, सभी कार्य 74 है ना, सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, जो उल्लेखित है कि राष्ट्रपति के मंत्रियों के लिए आवंटित नियम बनाए गए। आर्टिकल नंबर 78, राष्ट्रपति पद की शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी मांग सकता है। आर्टिकल नंबर 78, राष्ट्रपति कोई भी जानकारी किससे मांग सकता है? प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वो जानकारी किसको सौंपे? राष्ट्रपति को सौंपने का ये बात कही गई है किसमें? 78 के अंदर। चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका संबंधी कौन कौन सी शक्ति है उसके बारे में। आर्टिकल नंबर 79, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति संसद का क्या होता है? अभिन्न अंग। अगर आपसे पूछे राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, तो संसद के कितने अंग होते हैं? तो इसके अंदर लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, ये संसद के 3 अंग है या फिर 3 भाग है। लेकिन आपको पूछे कि संसद के कितने सदन है, तो 2 सदन है, लोकसभा प्लस राज्यसभा। पॉइंट क्लियर? अब बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 80 यानी राष्ट्रपति के पास में राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को क्या कर सकता है? प्रयासों मानी कि मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा के अंदर मनोनीत कर सकता है। आर्टिकल नंबर 80 के अंदर का ये बात है। कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र के अंदर विशेषज्ञों को क्या कर सकता है? इसके अंदर शामिल कर सकता है। खेल सब का उल्लेख इसके अंदर नहीं है। आर्टिकल नंबर 331 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 331 क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों? लोकसभा के अंदर अंगल भारतीयों की अगर कमी है तो 2 सदस्यों को राष्ट्रपति वहां पर क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। आर्टिकल नंबर 331 के अंदर बात करिए। आर्टिकल नंबर 108 यानी कि राष्ट्रपति संयुक्त बैठक क्या है बुला सकता है। ये भी पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना। संयुक्त बैठक के बारे में कहां पर कही गई बात? तो आर्टिकल नंबर 108 के अंदर कही गई है। अगले पॉइंट देखते हैं। भारत में अब तक 3 संयुक्त अधिवेशन बुलाए जा चुके हैं। 1961 के अंदर दहेज निरोधक अधिनियम, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे। 1978 के अंदर बैंकिंग सेवा अधिनियम नीलम संजीव रेड्डी के समय, और 2002 के अंदर आतंकवाद निरोधक अधिनियम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के समय। ये भी पॉइंट सारे आप लोगों को ध्यान रखना। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। आर्टिकल नंबर 111 मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे किसी ना किसी एग्जाम के अंदर पूछेगा। भगवान को प्रसाद चढ़ाते 111 रुपए की। भगवान के पास में पहली बार में गए तो भगवान ने कहा बेटा बहुत मेहनत की तुमने, इस बार तेरा सिलेक्शन करवा देता हूं। तू चले ही गए, हस्ताक्षर करे तो ये नियम बन जाए, यानी कि भगवान ने कहा जा तथास्तु, इस बार तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, हस्ताक्षर करने से इनकार करे तो पुनर्विचार हेतु लौटा जाएगा, यानी केवल एक बार। दूसरी बार भगवान क्या कहा, एक बार और मेहनत कर बेटा, अभी इसने एक बार इसके अंदर थोड़ी सी और मेहनत की जरूरत है, फिर आ गएगा तो तेरा सिलेक्शन पक्का करवा दूंगा। ठीक है, तो हस्ताक्षर करने पे इनकार करे तो पुनर्विचार लौट जाए तो एक बार के अंदर, यानी पुनर्विचार के लिए जो भी बिल गया फिर वो वापस आया तो फिर उसको राष्ट्रपति को उसके ऊपर हस्ताक्षर करने पड़ेगा, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। फिर आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। जेबी निषेधाधिकार पॉकेट विक्टो कहते हैं जिसको, इसका उपयोग नीलम संजीव रेड्डी ने किया था मेरे प्यारे साथियों। आपको ध्यान रखना है, भगवान के पास में गई और भगवान ने कहा बेटा तू तो भला नालायक है, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता है। अगर तू पढ़ाई नहीं करता है तो तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। भगवान ने आपने जो अर्जी दी उसने अपने पॉकेट के अंदर रख ली, उसका अनिश्चित काल के लिए आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। यानी कि जेबी निषेधाधिकार यानी कि पॉकेट वो कभी भी अधिनियम नहीं बनेगा। आर्टिकल नंबर 123 यानी कि अध्यादेश के बारे में बात की गई है। किसके बारे में? अध्यादेश के बारे में। 123 के अंदर अध्यादेश, कोई भी राष्ट्रीय महत्व का अगर कोई भी ऐसा विषय उत्पन्न हो जाए जिसके ऊपर क्या हाथों हाथ हमें अधिनियम बनाना पड़े तो उस समय क्या है, अध्यादेश बुला सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, आर्टिकल नंबर 85 के अंदर सत्र को बुला सकता है, सत्र को समाप्त कर सकता है, सत्र को भंग करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास में होता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 86 यानी कि राष्ट्रपति का जो भी भाषण होता है, सामान्य दिन के अंदर जो भी राष्ट्रपति भाषण देता है उसको कहते हैं संसद के अंदर अभिभाषण। अगर ये आर्टिकल नंबर 86 के अंदर 87 क्या कहता है? विशेष अभिभाषण। विशेष अभिभाषण का मतलब राष्ट्रपति वर्ष के पहले सत्र को तथा लोकसभा के आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित करता है, उसको कहते हैं विशेष अभिभाषण। आर्टिकल नंबर 87। आर्टिकल नंबर 99 राष्ट्रपति संसद के सभी सदस्यों को क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। ये भी पॉइंट ध्यान रखना। भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां कौन कौन सी है? अगला पॉइंट देखते हैं। 124 राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की क्या करते हैं? नियुक्ति करता है। आर्टिकल नंबर 243 राष्ट्रपति 217 की 217 आर्टिकल नंबर क्या है? हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है।
कौन करता है? राष्ट्रपति क्या करता है? नियुक्ति करता है। आर्टिकल नंबर 143 यानी कि 143 राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है और सुप्रीम कोर्ट से जो परामर्श मांग सकता है तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसको परामर्श दे सकता है, नहीं भी दे सकता है। राष्ट्रपति उसको मांग मतलब उसको लागू भी कर सकता है, नहीं भी मांग उसकी जो परामर्श है उसको लागू भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा कोई मामला 26 जनवरी 1950 से पुराना है, तो राष्ट्रपति अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई मांग करता है परामर्श के लिए तो सुप्रीम कोर्ट को उसकी परामर्श देनी पड़ेगी और राष्ट्रपति को उसकी परामर्श को मानना पड़ेगा। कब? 26 जनवरी 1950 से पूर्व का वही मामला होना चाहिए। ये भी पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। आर्टिकल नंबर 72 राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति प्रदान करता है। समाधान की शक्ति आर्टिकल नंबर 72। आर्टिकल नंबर 72 में निम्न शब्दों का उल्लेख किया गया है यानी कि लघुकरण दंड की प्रक्रिया को कम बदलना, परिहार दंड की अवधि को कम करना, निलंबन विशेष परिस्थितियों में निर्धारण सजा को कम करना और विराम सजा को स्थगित करना और समा ऐसी स्थिति में किसी ने अपराध किया भी नहीं हो। मेरे प्यारे साथियों, राष्ट्रपति के पास में एक अधिकार होता है, अगर किसी की मृत्यु दंड भी है ना उसको भी क्षमा कर सकता है। सैन्य मामला है उसके अंदर भी वो क्या दखल अंदाजी कर सकते हैं यानी कि उसकी भी सजा को माफ कर सकता है, उसके अंदर कमी कर सकता है या फिर उसको बदल सकता है। ये भी पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कौन कौन सी होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति की आपातकालीन संबंधित शक्तियां, चलिए आर्टिकल नंबर राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां भाग 18 के अंदर, किसके अंदर है? भाग 18 के अंदर है। ये भी पॉइंट ध्यान रखना। आर्टिकल नंबर 352 से 360 तक है। ये जर्मनी के वाइमर संविधान से ली गई है। भारत में राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां लगाने की शक्ति है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 352 के अंदर क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल किसी भी क्षेत्र के अंदर लगाया जा सकता है, पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखता। राष्ट्रीय आपातकाल बाह्य आक्रमण की होने की स्थिति में, भारत के द्वारा किसी युद्ध के अंदर शामिल होने की स्थिति में, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। 1962 के अंदर भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था। 1971 के अंदर भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था और 1975 के अंदर आंतरिक अशांति के आधार पर हम लोगों ने क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया। ये भी पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल और मौलिक अधिकार। राष्ट्रीय आपातकाल जब भी लगेगा आपके मौलिक अधिकार 20 और 21 कभी भी खत्म नहीं होते। ये तो होती हैं क्या हमारे जो मेन मूल अधिकार है इसको समझ तो 20 और 21 है, लेकिन बाकी के जितने भी मौलिक अधिकार है वो हमारे लिए एक प्रकार से सुविधाएं हैं। जब भी गवर्नमेंट चाहे उसको समाप्त कर सकती है, लेकिन 20 और 21 को नहीं समाप्त करते। आर्टिकल नंबर 19 में निलंबन नहीं किया जा सकता राष्ट्रीय आपातकाल की सशस्त्र विद्रोह की स्थिति के अंदर। ये भी ध्यान रखना। आर्टिकल नंबर 358 क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर आर्टिकल नंबर 19 स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, निलंबित हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 359 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित नहीं होते, राष्ट्रपति उसको निलंबित करता है। ये भी पॉइंट ध्यान रखना। आर्टिकल नंबर 356 यानी कि 356 आर्टिकल राष्ट्रपति शासन के बारे में बात की। किसके बारे में? राष्ट्रपति शासन यानी कि 356 का किसी भी राज्य का संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाता है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। किसकी सिफारिश पर? राज्यपाल की सिफारिश पर। पॉइंट क्लियर? राष्ट्रपति शासन संपूर्ण राज्य में लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन राज्य की संवैधानिक तंत्र की विफलता पर लगाया जाता है। स्पष्ट बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाने के इनकार करते, जिसको स्पष्ट बहुमत मिल गया वो सरकार बनाने से इनकार करते, उसको क्या कहते हैं? वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ये भी पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए, आर्टिकल नंबर 355 क्या कहता है? केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि सभी राज्यों की बाहरी आक्रमण, एक तो बाहरी आक्रमण से रक्षा करे सभी राज्यों की, और आंतरिक अशांति से भी भारत के अंदर क्या है? आर्टिकल नंबर 355 के तहत क्या है? शांति बनाए रखने का जो कार्य है वो कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी। मेरे प्यारे साथियों, इस समय आर्टिकल नंबर 355 कहां पर लगा हुआ है? मणिपुर के अंदर। किस राज्य के अंदर लगा हुआ है? मणिपुर के अंदर आर्टिकल नंबर 355 लगा हुआ है। मणिपुर के अंदर वहां की जनजातियों के मध्य क्या है? आंतरिक अशांति बनी हुई है। पॉइंट क्लियर? चलिए, अनुच्छेद नंबर 360 वित्तीय आपातकाल। देश की अर्थव्यवस्था पर संकट उत्पन्न हो जाए तो अर्थात भारत की वित्तीय साख खतरे में हो, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। भारत के अंदर अब तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। इस पॉइंट को भी आप लोगों को ध्यान रखना। महत्वपूर्ण बात है क्या क्या? नीलम संजीव रेड्डी सबसे कम आयु के बनने वाले पहले राष्ट्रपति हैं। एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे कौन? नीलम संजीव रेड्डी। इसके बारे में आप लोग ध्यान रखना। देश के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण थे। देश के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति जो वर्तमान में है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी। इसके बारे में भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? राज्यपाल के बारे में। आप कंपैरिजन करते हुए चलिएगा। राज्यपाल के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, आर्टिकल नंबर 153 राज्यपाल का पद के बारे में बात की गई है, लेकिन राष्ट्रपति का पद का 52 के अंदर।
यहाँ पर 153 के अंदर राज्यपाल का पद है। आर्टिकल नंबर 154 यानी कि 154 के अंदर कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल के अंदर निहित होती हैं। कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राज्यपाल के अंदर निहित होती हैं, लेकिन वहां पर राष्ट्रपति की 53 के अंदर थी। ठीक है, आर्टिकल नंबर 155 राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बात की। किसके बारे में? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। वो नहीं हो तो वरिष्ठतम न्यायाधीश। पॉइंट क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। आर्टिकल नंबर 155 अनुच्छेद 157 योग्यता, नागरिक भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष चाहिए, राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष चाहिए। दोनों पॉइंट को ध्यान रखना। ठीक है, आर्टिकल नंबर 158 यानी कि 158 के अंदर राज्यपाल की पद की शर्तें बात की। किसके अंदर? पद की शर्तें। वहां पर की योग्यता है 58 के अंदर। 58 के अंदर क्या थी? योग्यता है राष्ट्रपति की, लेकिन 59 के अंदर वहां पर शर्तें थी। यहाँ पर क्या है? 59 के अंदर शर्तें हैं। 58 के अंदर शर्तें हैं। दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये भी पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना। आर्टिकल नंबर 159 यानी कि 159 के अंदर क्या बात करिए? राज्यपाल को शपथ। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाना है? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। वो नहीं हो तो वरिष्ठतम न्यायाधीश। ये बात कहां पर कही? 159 160 अनुच्छेद 160 के अंदर राज्यपाल के आकस्मिक परिस्थितियों में क्या है? राज्यपाल के कर्तव्य के बारे में बात की। आर्टिकल नंबर 161 राज्यपाल को समाधान की शक्ति। राज्यपाल को समाधान की शक्ति 161 के अंदर। राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति 72 के अंदर। पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, राज्यपाल को मृत्युदंड के आजीवन कारावास में बदलने का सकता। राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता, लेकिन वो आजीवन कारावास के अंदर बदल सकता है। पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, कि राष्ट्रपति की तरह पूर्ण समापन नहीं कर सकता। ठीक है, राज्यपाल सैन्य मामलों के द्वारा सजा को प्राप्त व्यक्ति को सजा कम नहीं कर सकता। सैन्य मामलों के अंदर ये दखलंदाजी नहीं कर सकता है, जबकि राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल की सजा को भी क्या कर सकता है? कम कर सकता है, उसको क्षमा कर सकता है। ये भी पॉइंट आप लोगों को ध्यान। आर्टिकल नंबर 165 राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, यानी कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। आर्टिकल नंबर 165 आर्टिकल नंबर 76 के अंदर हमने बात की थी महान्यायवादी के बारे में। तो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति करता है, यहाँ पर राज्यपाल करता है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को क्या ध्यान रखना? 71 आर्टिकल नंबर क्या है? अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद होता है, उसको कौन निपटारा करेगा? सुप्रीम कोर्ट। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल नंबर 361 सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको बारे में ध्यान रखना। आर्टिकल 361 क्या है? कि राज्यपाल और राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए उनके ऊपर किसी भी प्रकार का क्रिमिनल टाइप का केस नहीं किया जा सकता। क्रिमिनल टाइप का केस नहीं किया जा सकता। आर्टिकल नंबर 361 361 के अंदर क्या है? क्रिमिनल टाइप का क्या है? इसके ऊपर केस लागू नहीं होगा, लेकिन अगर कोई सिविल प्रकार का कोई केस है, इसके लिए भी राष्ट्रपति को 2 माह पूर्व जानकारी इसके बारे में देनी पड़ेगी। ये भी पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना। आर्टिकल नंबर 361 के बारे में। चलिए आज की करंट अफेयर्स की क्लास को शुरुआत करते हैं।